आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं बेबी ला रखवाल जी से, जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की वाइस चेयरमैन है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, वो कहते हैं ना कि महिला आज के टाइम पे हर एक क्षेत्र में आगे हैं। सिर्फ कहते नहीं है बल्कि महिला आगे आ रही हैं। आपका एज ए वाइस चेयरमैन यहाँ पर कार्यभार जब से आपने संभाला है, किस तरह का आपका यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है? क्या कहेंगे, किस तरह का आपका काम यहाँ पर रहता है? जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका मैंडेट है एज पर द डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1970 कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करना। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में आपके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, टाउनशिप्स बनाना, कमर्शियल स्पेसेस बनाना और उसके अलावा कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी हमारे उसमें दायरे में आती हैं। तो उसी चीज़ को डेवलपमेंट एक्ट के तहत ही हम जो भी अपनी कार्रवाई करते हैं वो जेडीए का मैंडेट रहता है। मुझे ज्वाइन किए हुए आप लगभग 7 महीने हो गए हैं। आई ज्वाइंड ड्यूरिंग कोविड था उस वक्त, और हमारी जो एक्टिविटीज़ थी वो ऑलमोस्ट नादिर पे थी क्योंकि लॉकडाउन 22 मार्च को लग चुका था और मैं 24 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था। तो उसके बाद जितना भी हमारी एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ स्पेशली चल रही थी, मेजर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स थे हमारे, वो ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे आ चुके थे। उसको रिवाइव करना, उसको वापस उस स्पेस पे ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था उस सिनेरियो में। लेकिन अगस्त जुलाई में फिर हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की। हम लोगों ने जो कंपनी जो काम कर रही थी उनको मोबिलाइज़ किया, उन्होंने मैन पावर मोबिलाइज़ किए, और क्योंकि हमारी लेबर फोर्स जो थी, जो काम करती है, वो भी लगभग निकल चुकी थी, तो उसको रिवाइव करने का काम ही अगस्त में शुरू हुआ हमारा। तो पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं और एक पेस के साथ चल रहा है। मैं बोलूँगी वो उस फास्टर पेस पे जो पहले थी वो नहीं है, बट फिर भी एक पेस पे चल रहा है ताकि हम कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ को क्लोज कर पाएँ और कंप्लीट कर पाएँ। कोविड का दौरान था, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, और आप जिस तरह से आपने कहा कि लॉकडाउन में ही आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगी, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए भी रहा होगा कि जम्मू की डेवलपमेंट का सवाल है। लगातार काम चल रहा था, धीमी गति से चल रहा था या बीच में रुका भी था, तो उसकी वो बात की बात रही। अगर अभी हम न्यू बस स्टैंड की बात करें तो इसका काम जो है काफ़ी देर पहले शुरू हुआ था और अब ऑलमोस्ट मुझे लगता है ख़त्म भी हो चुका है। क्या कहेंगे, कब तक इसका काम जो है पूरा ख़त्म हो जाए, कब तक ये शुरू हो जाए लोगों के लिए? देखिए, जनरल बस स्टैंड का जो टारगेट था वो था अप्रैल में इस साल उसका इनॉग्रेशन होना। जी। तो लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आपको पता है 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। हमारे पास 450 लेबर फोर्स थी जो उस ग्राउंड पे काम कर रही थी जनरल बस स्टैंड की कंप्लीशन पे। उसमें से सिर्फ 400-450 में से सिर्फ 50 लेबर थी ग्राउंड पे रह गए, बाकी सारी लेबर फोर्स यहाँ से निकल गई। उसकी वजह से आप समझ लीजिए काम बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आया। लेकिन हम लोगों ने फिर क्या किया, उसको जैसे जैसे धीरे धीरे ये कंपनीज़ को बुलाया। जो कंपनी यहाँ पर शाहपुर पलोंजी नाम की कंपनी है जो इसको एग्जीक्यूट कर रही है, उस कंपनी को बुलाया गया। सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स रखी गई। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, उन्होंने काफ़ी इसको एक्टिवेट किया और उनके इंटरवेंशन की वजह से ये जो लेबर फोर्स है बाहर से लाई गई, यहाँ से बसें गई, और हमारे पास आज की डेट में 350 लेबर फोर्स है जिन्होंने फिर काम पिकअप किया। देखिए, उसमें हमारे को एक और चैलेंज फेस करना पड़ा। हमारे कम से कम 7 इंजीनियर्स, उसके साथ जो लेबर एसोसिएटेड थी, वो कोविड हो गए, पॉजिटिव हो गए। 15-20 दिन उस पर फिर अल्टीमेटली हम लोगों का काम थोड़ा सा रुका। तो हमारा जो पेस है, जिस पेस से हम ले जाना चाहते थे, हमारी इनफैक्ट मंशा थी कि ये कम से कम हम 30 सितंबर तक इसको लोगों के लिए ओपन कर दें, लेकिन वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस। लेबर फोर्स हमारी पॉजिटिव हो गई, फिर उनको क्वारंटाइन करना पड़ा। क्वारंटाइन का पीरियड अपना एक पीरियड है, उसके लिए एक SOP डिवाइस्ड है। उस SOP को मद्देनज़र रखते हुए 2-3 हफ्ते का इस तरह से एक ब्रेक आई। लेकिन अब फिर से काम शुरू हो चुका हुआ है और एक पेस के साथ चल रहा है। तो होपफुली इफ़ ऑल गोज़ वेल, सब कुछ ठीक ठाक चले, तो वी शुड बी एबल टू ओपन इट शॉर्टली। हमारा जो पार्किंग है, स्पेशली जो मल्टी टायर पार्किंग है, 3 फ्लोर पार्किंग्स है हमारे, जिसमें कम से कम आपको 1350 के कार्स के लिए पार्किंग स्पेस डेवलप की है।
80 बसों के लिए स्पेस हमने डेवलप की है। ये 2 चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी तो ये काम हम शुरू कर पाएंगे। जी, तो जिस तरह से बहुत जल्दी जो जनरल बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड है, वो खुल जाएगा आप सभी लोगों के लिए। इसके अलावा जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जम्मू के डेवलपमेंट को लेकर किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाली है, या क्या क्या सोचा, क्या स्ट्रेटेजी एक बनाई हुई है कि जम्मू के डेवलपमेंट को और ज़्यादा? देखिए, एक प्रोजेक्ट तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वो है लैंडस्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ बावे वाली माता। अगर आपने रिसेंटली विजिट किया होगा तो ये सारा का सारा लैंडस्केपिंग का काम रिकॉर्ड पेस ऑफ 6 मंथ्स में हमने कंप्लीट किया। लास्ट ईयर दिसंबर में ये कंसीव किया गया था, एग्जीक्यूशन का काम शुरू हुआ था जी। और हमने इसको अगस्त एंड में ख़त्म कर दिया था। अब फाइनल जो फिनिशिंग टचेस जिसको बोलते हैं वो भी इनॉग्रेशन के लिए हमारा तैयार है। हमने एक नई लुक देने की कोशिश की है। जो टूरिस्ट आते हैं जो बावे वाली माता के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ये इसकी अपनी एक हिस्ट्री है और एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, इसका अपनी इम्पोर्टेंस है, तो इसको एक हमने लुक दी है, एक लैंडस्केपिंग लुक दी है जिसमें रेड स्टोन, पिंक स्टोन, जैसलमेर का स्टोन ये यूज़ करके हमने अच्छे ताकि जितने भी टूरिस्ट वो अट्रैक्ट हाँ, हो उस वक्त। तो एक क्रिएट किया। उसके अलावा साथ साथ में हमारे पास एक और भी पैच ऑफ लैंड साथ में ही है जो सेकंड फेज़ में हम करने जा रहे हैं, जिसमें उधर भी लैंडस्केपिंग होगी, लोगों के लिए स्पेस होगी। पार्किंग स्पेस जो वहाँ पर एक इशू रहता है, काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। एक थोड़ा सा पार्किंग स्पेस तो हमारे पास है, लेकिन उसको और पार्किंग स्पेस क्रिएट करने के लिए फ़ेज़ 2 में हमने पार्किंग स्पेस का भी प्रोविज़न रखा है, जिसमें कम से कम 65 गाड़ियाँ या कार आ पाएंगी। उसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट है जो फ्लैट्स का है, अपार्टमेंट्स। मुट्ठी फ़ेज़ 2 में हमारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, 144 अपार्टमेंट्स, उसका काम चल रहा है। एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वो भी एक फाइनल स्टेज पर है, वो भी हमने कमर्शियल स्पेस भी क्रिएट की है। उसके अलावा हमारे स्ट्रिप्स बन रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स। बागे बहू की तरफ आप जब जाते हैं माता की तरफ, तो वहाँ पर एक साइड पे एक स्ट्रिप है, उसको डेवलप कर रहे हैं। भगवती नगर पुल जो है उसके इमीडिएटली राइट साइड पर जब स्टार्ट होने से पहले ही एक स्ट्रिप है, क्योंकि ये कुछ स्ट्रिप्स इसलिए डेवलप किए जाते हैं क्योंकि ये इंक्रोचमेंट ड्रिवन थी। इनको इंक्रोच करने की जो एक एक्सरसाइज थी उसको हमने ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे लैंड पार्सल्स जो हमें महसूस किया कि इसको डेवलप करेंगे तो इंक्रोचमेंट से भी बचेंगे, एक जम्मू सिटी में एक लुक भी आ जाएगी, लोगों के लिए एक रिक्रिएशनल का एक कारण भी बन जाएगा, तो वो स्ट्रिप भी बना रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। जम्मू को ब्यूटीफाई करने के लिए लगातार आप काम कर रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट्स क्यों ना हो। हाँ जी, तो मेन हालांकि हमारा डेवलपमेंटल काम क्रिएटिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्पेसेस, रेजिडेंशियल एरियाज़ बनाना और कमर्शियल एरियाज़ बनाना ही है, मेन मैंडेट ये है। बट इसके अलावा छोटी छोटी हम बना रहे हैं ताकि एक फैसिलिटी क्रिएट कर सकें हम अपने जो जम्मू के सिटी के लोग हैं उनके लिए। तो जम्मू को ब्यूटीफाई करने के लिए लगातार छोटे छोटे काम जो है इनके द्वारा किए जा रहे हैं। जम्मू के डेवलपमेंट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ये काम करते हैं। तो मैम अगर आपकी बात की जाए, एक विमेन की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है उसको ऑफिशियल भी काम संभालना और अपना पर्सनल काम भी संभालना, क्योंकि किस तरह से मैनेज आप करते हैं अपने घर को भी, अपने ऑफिस को भी? देखिए, आज की डेट में जो एक विमेन है उसको एक मल्टीटास्कर कहते हैं। बिल्कुल। अगर वो मल्टीटास्कर नहीं है तो वो फिर कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाती अपने एक बैलेंस नहीं कर पाती ना अपनी फैमिली लाइफ, और क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस बिटवीन द फैमिली एंड योर ऑफिशियल जॉब। और जो लेडी ये नहीं कर पाएगी वो सक्सेसफुल कहीं भी नहीं हो सकती। I cannot be successful in my office if I don't I have not created the right setup for my family, क्योंकि family is the most important। family हमेशा important रही है और रहनी चाहिए, और उनकी तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लेडी है, बिकॉज लेडी के मल्टी फंक्शंस हैं। शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ सिस्टर, शी इज़ अ वाइफ। तो ये इतने मल्टीफेरस रोल्स में उसको अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एज़ कम्पेयर टू मेल्स ज़्यादा है। लेकिन वो उस चीज़ इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं आ सकती। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शेयर कर सकती तो मुझे लगता है एक लेडी को जॉब नहीं करनी चाहिए। इफ़ शी कैन नॉट हैंडल बोथ द थिंग्स देन शी शुड नॉट डू अ जॉब, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों में से अगर बैलेंस नहीं कर पाते तो सफ़र दोनों जगह सफ़र होता है जी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक लेडी के लिए। आज की लेडीज़ बहुत आगे जा रही हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और बहुत खूबी से कर रही हैं।
तो किसी ने एक बार कहा था कि लेडीज़ बड़ी बड़ी हायर पोजीशंस पे किसी लेवल पे जाकर नहीं पहुंच पाती हैं। उसका रीज़न रहता है कि कहीं ना कहीं हमारा ध्यान अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं रह जाता है। उस वजह से हम अपना 100% नहीं दे पाते एज़ कम्पेयर टू आवर मेल काउंटर पार्ट्स। मेल काउंटर पार्ट्स के बाद जब ऑफिस है तो ऑफिस ही है। बिल्कुल। फैमिली को लुक बैक करने के लिए उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर है। आजकल के मेल जो मैं देख रही हूँ, जो आ रहे हैं ऑफिसर्स आ रहे हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं एंड वो अपनी लेडीज़ को अगर आगे लेके जा रहे हैं तो उनकी हेल्प, उनके सपोर्ट, उनकी कोऑपरेशन के बगैर लेडी भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेडीज़ की बात की जाए तो उनकी लाइफ जो है शुरू से ही चैलेंजिंग रहती है, चाहे वो बचपन की बात क्यों ना की जाए। बचपन में अपनी स्टडीज़ का भी रहता है, फिर आगे जाके काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि आपको इस फील्ड में जाना है या इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो कोई कोई पेरेंट्स सपोर्टिव भी होते हैं। मैं कहूँगी कि जब तक आपके पास सपोर्ट नहीं तब तक आप कहीं भी नहीं जा सकते। वो चैलेंज तभी आपका कामयाब होगा जब आपके पीछे किसी का हाथ होगा, चाहे वो पेरेंट्स का हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स किसी का भी क्यों ना हो। मैम, आप अपने बारे में किस तरह से अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आज आप इस मुकाम पे हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप किसे देना चाहेंगे? किसे आप अपना मेंटर मानती हैं इसमें? वी आर 3 सिस्टर्स, 3 बहनें थीं। हमारा कोई ब्रदर नहीं था, तो हमारा जो पालन पोषण है वो उसमें कहीं भी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हमें कोई ब्रदर की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे फादर खुद शुरू से बड़े हैं। मेरे फादर ही मेरे मेंटोर रहे हैं, हमारे मेंटोर रहे हैं रादर। आज हम हैं तो उन्हीं की इनकरेजमेंट की वजह से, क्योंकि उनको एक कन्विक्शन था, कॉन्फिडेंस था कि ये कर सकते हैं। तो शायद मेरे में इतना कन्विक्शन नहीं था कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँगी, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं ना, वो अपने बच्चों को पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और आज उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ हैं। और लेकिन मुझे फादर साहब की एक बात बहुत आज भी याद रहती है, और मैं कई फोरम्स में इसको कोट करती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो कहते थे, आप जितना मर्जी बड़ा अफसर बन जाना, लेकिन आपकी फैमिली में खाना बनाने का कहते थे कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आया और मुझे कहीं से शिकायत आई कि मेरी बेटी खाना नहीं बना सकती, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट। सो लेडी शुड नो एवरीथिंग, मतलब पूरी कंप्लीट। व्हेन शी गेट्स मैरिड, शी शुड नो हाउ टू लुक आफ्टर हर फैमिली, शी शुड नो हाउ टू कुक फूड विच इज़ दी एसेंशियल। तो खाने के बगैर तो कोई काम ही नहीं है। मतलब वो उसके बगैर तो लेडी इनकम्प्लीट। अगर वो कहती है कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, तो मैं बोलती हूँ वो इनकम्प्लीट लेडी है। तो ये उन्हीं की एक सोच थी कि मेरी बेटियों को सब कुछ आना चाहिए, जितनी मर्जी अफसर बन जाए, लेकिन अगर हस्बैंड ने बोला कि खाना बनाना है, तो ये नहीं कहीं से मुझे सुनने में आना चाहिए कि बेटी दुकान तो मुझे खाना नहीं बनाना आता। शुरू से ही आपके पेरेंट्स ने आपको ऑलराउंडर, बिल्कुल, हाँ, हर एक्टिविटी में हमें आगे किया, पार्टिसिपेट करना और हर एक सिचुएशन में ढलने का बताया। बिल्कुल। एक्चुअली मेरे फादर साहब आर्मी में थे, तो हमारे को पूरे देश में घूमने का एक अपॉर्चुनिटी मिली, इंटरेक्शन करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो हम लोग जैसे वो सर्वाइवर्स हो जाते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि कभी 2 साल के बाद एक जगह जाना है, फिर कहीं और जाना है। तो हर किस्म के लोगों के साथ एक इंटरेक्शन होना, फिर से अपने आप को ढालना, एक नए स्कूल में जाना हर 2 साल के बाद, फिर एक सिस्टम अपना बनाना, फ्रेंड सर्कल बनाना, टीचर्स का इंटरेक्ट करना, और जब आपका वो बन जाता है उसके बाद टाइम हो जाता है फिर दूसरे स्टेशन में जाने का। तो हम लोगों को वो चीज़ है, उससे हमारे को आज फिर डिबेट्स में हम जो पार्टिसिपेट करते थे, मैं काफ़ी पार्टिसिपेशन करती थी, खुद अकेले ही निकल जाती थी कॉलेज लेवल पर, डिबेट्स, डेक्लेमेशंस में कहीं जाना होता था तो मैं निकल जाती थी। वो भी एक रियल टीचर्स मुझे काफ़ी इस पे करते थे। तो आपकी किस किस तरह की हॉबीज़ रहती थी? बचपन की बात की जाए, आप उन हॉबीज़ को अभी तक साथ लेके चल रहे हैं? हाँ, हॉबीज़ इनफैक्ट मैंने कहीं से सीखा नहीं था, लेकिन मैं ड्राइंग वगैरह अच्छी कर लेती थी। गाने का मुझे काफ़ी शौक़ था, और मेरे फादर साहब ने गाने में मुझे काफ़ी इनकरेज किया। आर्मी में जब भी फंक्शंस होते थे तो मुझे हमेशा आगे करते थे, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। म्यूज़िक का तो सभी को शौक़ है। कुछ लोग बाथरूम सिंगर्स होते हैं, लेकिन मैं बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, मैं गाती हूँ, और मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई डिस्ट्रेस करने का कोई और माध्यम नहीं हो सकता। हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, अपने फादर के लिए कोई एक सॉन्ग अगर आप डेडिकेट करना चाहें, क्योंकि उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया हुआ है। यस, ही इज़ द फोर्स बिहाइंड मी, आई स्टिल रिमेंबर हिम, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हिम। मैं बार बार बोलती हूँ कि, और वो खुद भी बहुत अच्छा गाना गाते थे। ही वॉज अ वेरी गुड डोगरी सिंगर। मेरी मदर भी अच्छा गाना गाती थी। पेरेंट्स से शायद हो सकता है हमारे को जेनेटिकली मिला हो गीत गाने का, मगर गाय पे बड़ी देर हो गई है, तो मैं चल लाइनें अपने फादर के लिए। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना
करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। जी, बहुत ही प्यारा उन्होंने सॉन्ग गाया। मैं कहती हूँ कि हम सबको अपनी हॉबीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने प्रोफेशन को तो साथ रखना ही रखना चाहिए, बल्कि अपनी हॉबी से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैम, आपका क्या कहना है इसमें? बिल्कुल, हॉबीज़ मैं बोलती हूँ, हॉबीज़ ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उसके साथ जोड़ती है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो आप पसंद करते हैं। कोई चीज़ें आपके ऊपर फोर्स की जाती है, हो सकता है ये जॉब मेरे ऊपर फोर्स ही किया गया होगा, आउट ऑफ कंपल्शन किया गया हो, लेकिन जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, ताकत मिलती है और एक मोटिवेशन मिलती है, वो आपकी मुझे लगता है हॉबी होती है, और उसको ज़रूर परस्यू करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैम, जिस तरह से हमारा आज का प्रोग्राम है विमेन एम्पावरमेंट पे, आज के टाइम पे विमेंस काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड हो रही है, लेकिन आज भी देखने को मिलता है कि विमेंस अपने राइट्स को लेकर अवेयर नहीं होती है, जिससे वो पिछड़ी हुई रहती है, ना ही उसे कोई अवेयर करने वाला होता है, ना ही वो खुद को कर पाती है। ज़्यादातर फार फ्लंग एरियाज़ में ये सब देखने को मिलता है। क्या शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैसे बहुत सारी स्कीम्स निकाल रखी हैं, और काफ़ी हद तक आज के जो हमारा जो सिनेरियो है इंडिया में, वो नहीं रहा। हम आज गाँव को गाँव नहीं बोल सकते, गाँव तक गवर्नमेंट पहुंची है, हमारे लोग पहुंचे हैं, अफसर पहुंचे हैं, जो चुने हुए आपके जो MLAs होते हैं वो पहुंचते हैं, और कई स्कीमों के बारे में लोगों को पता है। मगर अभी भी बहुत कुछ करने को है। हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोड ही नहीं है। जब आपके पास रोड ही नहीं होगी, वहाँ तक पहुँचने का कोई माध्यम ही नहीं है, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, मोबाइल वहाँ पर काम नहीं करता है। देखिए, मोबाइल बहुत बड़ा सोर्स है। आज आपको अपनी एक इन्फॉर्मेशन हज़ारों लाखों लोगों में पहुँचाना है, तो आप मोबाइल के थ्रू सोशल मीडिया में डाल दीजिए, हज़ारों लाखों आपके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे ज़रूर एक चैलेंज रहता है कि उन लोगों को कैसे जोड़ा जाए, पूरी देश के साथ कैसे जोड़ा जाए। हमारे देश में प्रगति दिन ब दिन हो रही है और इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि अगले 10-15 साल में इंडिया तो एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है, और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कि हर आदमी, हर इंसान, और जो लेडी, जब आप वुमेन की बात करती है, जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, उसके साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक लेडी नहीं साथ में जुड़ेगी, तो कोई भी नेशन, कहते हैं ना, प्रोग्रेस नहीं कर सकता अगर उसकी लेडीज़ नहीं। क्योंकि अगर लेडी पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, तो वही वो अपने बच्चों में डालेगी। बच्चा जो फर्स्ट, कहते हैं, लेडी इज़ द फर्स्ट टीचर, वुमेन इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, कुछ वही सिखाती है। तो लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नो डाउट विमेन ओरिएंटेड बहुत सारी स्कीम्स की हैं, उन वुमेन को फोकस करते हुए, क्योंकि उनको ये जानते हैं कि यह 50% जो पॉपुलेशन है। देखिए, वी लिव इन अ कंट्री, भारत देश, जहाँ पे वैदिक काल में भी औरत का जो स्टेटस था ना, वो आज का स्टेटस नहीं है। आप कोई भी बात कर लीजिए, आदमी और औरत में कोई फ़र्क नहीं होता था। मैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, जहाँ पे लेडी वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेडी के नाम पर चलता था, वंश चलता था। स्वयंवर आपने सुना है? स्वयंवर मीन्स मुझे हक है अपना वर खुद चुनने का, और मुझे चॉइस दी जानी चाहिए।
कहीं ना कहीं ये डिल्यूट होते होते बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, वी कैन वेल इनटू ये इट। चीज़ें सत्युग से चलती है। हाँ, ये धीरे धीरे कहीं एक ब्रेकडाउन होता चला गया और जिसकी वजह से लेडीज़ का स्तर थोड़ा गिरता चला गया। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है ये स्तर फिर से उठ रहा है और आगे 10-15 साल में आप देखेंगे कि वाकई अब तो आप कोई एक क्षेत्र ले लीजिए, लेडी वहाँ पहुँच चुकी है। फ़ौज में, जहाँ आर्मी में, स्पेशली फॉरवर्ड फोर्सेस में लेडीज़ को मना कर देते हैं कि आप नहीं कर सकती हैं, आज तो फॉरवर्ड फोर्सेस में जा रही हैं। आप कोई भी क्षेत्र ले जा रही है, लेडी जा रही है जहाँ पे एक आदमी भी जाने का नहीं सोच सकता, मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे वहाँ पे महिला भी जा रही हैं। उसके उधर पहुँचने में पेरेंट्स का हाथ, उनके अगर मैरिड है तो इन लॉज का हाथ। इन लॉज को देखिए, मैरिड लेडी के लिए अगर उसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम करना है, आगे प्रोग्रेस करना है, एक सक्सेसफुल लेडी का नाम लेना है, तो वहाँ पर आपके इन लॉज का बहुत बड़ा आता है, क्योंकि शादी के बाद इन लॉज ही उसके जो होते हैं सारे कर्ता धर्ता होते हैं। उसके हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ मानती हूँ कि लेडी को लेडी ही उठाती है, आदमी नहीं उठाता। लेडी को लेडी, कहीं ना कहीं देखा गया है कि आदमी उठाते हैं, लेडी को नहीं उठाती है। लेडी उसके हमेशा एंटी बात करती है, उसको पीछे करने की कोशिश करेगी। अगर लेडीज़ को उठाएंगे तो मुझे लगता है लेडीज़ का जो सक्सेस स्टोरीज जिसको हम बात करते हैं वो बढ़ती जाएंगी और उनकी जो कंट्रीब्यूशन, बिकॉज नेशन बिल्डिंग में जब हम बोलते हैं लेडीज़ का उतना ही हाथ है, इनफैक्ट ज़्यादा है। बिल्कुल। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए और विमेन के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज देने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर। तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे बेबीला रखवाल जी। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी विमेंस के लिए दिया। इनका कहना है कि हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने पेरेंट्स की सपोर्ट्स की। और मैं ये उम्मीद करूँगी कि यंग बाइट्स के माध्यम से जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, कहीं ना कहीं उनको हर एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाएं ताकि वो किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, अगर अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।